बात आज की चैनल के कार्यक्रम चुनाव चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मैं सुधीर तोमर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर दीपक भाकर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चुनाव चर्चा में हम लोग चुनाव चिंता कभी नहीं करते, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है वो चुनाव चर्चा का तो है, लेकिन चुनाव चिंता का भी है। आज इस मुद्दे पर हम तीनों पैनलिस्ट बैठकर आप लोगों के सामने अपनी वार्ता प्रस्तुत करेंगे। उसमें हमारी ये चिंता रहेगी, जो समाज की चिंता है, कि चुनावों में कहीं जातिवाद का जहर समाज को विखंडित तो नहीं कर रहा। बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां जातियों के अंदर वर्ग भेद, जाति भेद और जिस तरीके से जाति को संगठित करके एक मुष्ट खपाने के मूड में है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनावों के बाद आदमी हार जाएगा, आदमी जीत जाएगा, कोई विधानसभा चला जाएगा, कोई यहाँ रह जाएगा, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दिल का जो दरार है वो कहीं इतनी बड़ी हो जाए कि हमारा समाज चुनावों के बाद भी उसका दंश भोगता रहे। क्या कहना चाहेंगे तोमर साहब आप? जो हो रहा है वो आपके सामने है कि जिस तरीके से जातिवाद का जहर घोला जा रहा है नसों में आदमी की, इंसानियत की और समुदाय की, जातियों की, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ तो बहस का मुद्दा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए अथवा नहीं। बहुत लोग जातिगत जनगणना के विरोध में हैं और एक तरफ हर दल, हर पार्टी, हर समाज, हर तबका एक दूसरे को जाति के आधार पर ही पहचान रहा है। और जाति के आधार पर जिस तरीके से हम आज अपनी पहचान साबित करने पर तुले हुए हैं, ऐसा लग रहा है इस चुनावी बारात में चुनावी फूफाओं की भीड़ लग गई है और ये सब इस आधार पे अपने आप को महत्वपूर्ण बनाने पर लगे हुए हैं कि वो किस जाति के हैं और किस, ऐसा ना हो कि जाति कोई पैंट शर्ट अथवा टाई हो जिसे जो भी खड़ा होता है अपने टाई को गले में डाल लेता कि मेरी जाति मेरे साथ। आदमी के गुण, आदमी के दोष, आदमी की जनभावना, आदमी की इंसानियत, इन आधारों पर मानदंड होता है चुनाव में जीतने का, चुनाव में हारने का, जनप्रतिनिधि होने का, हक प्राप्त करने का। ना कि सिर्फ इसलिए कि मैं अमुक जाति का हूं और मुझे इसलिए वोट दो कि मैं आपकी जाति का हूं। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत गलत परंपरा है और परंपरा इसलिए कह रहा हूं कि ये आज की नहीं है, ये लंबे समय से चली आ रही है। लेकिन कहीं तो 21वीं सदी के किसी मोड़ पर तो जाके हम सबको जागना होगा कि हम अपना जनप्रतिनिधि जो योग्य हो उसे चुने, ना कि सिर्फ इसलिए कि वो एक जाति विशेष का है जिसे मैं पसंद करता हूं या जिस जाति का मैं भी हूं। डॉक्टर भाकर, आप इस सवाल के उत्तर में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही बात है। आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया जो आज के चुनाव वाले माहौल के अंदर बहुत महत्व रखता है। आपने देखा होगा कि जब भी जाति, धर्म, समाज, ये तीन शब्द ऐसे हैं जो हर जगह साथ साथ चलते हैं। और संविधान का जब संविधान निर्माता जब इस पे चर्चा चल रही थी, जो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स, उसमें भी इस बार जिक्र आया था कि प्रेम्बल में भी इस बात का आता है कि जाति, धर्म, समाज, कास्ट, क्रीड एंड कम्युनिटी को छोड़ करके हमें ये काम करना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ शायद किताबों में रह गया या संविधान में आके रह गया, लेकिन बाहर नहीं आया। जहाँ तक चुनाव के संदर्भ में हम इस बात को करना चाहते हैं, तो आपने देखा कुछ एक वर्षों से इन चीज़ों ने बहुत बड़ा उग्र रूप ले लिया है। अब जो कि टिकटों का निर्धारण जो विभिन्न पार्टियां करती हैं, किसी पार्टी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सभी पार्टी हिसाब से चलती हैं कि वो उसी जाति या धर्म या समाज के हिसाब से चलती है। और जाति, मैं विशेषकर जाति की बात करना चाहूँगा, तो जातिगत आधारित टिकट वितरण तो आज का एक नॉर्म बन गया है। अब किसी भी समय पार्टी, और कई पार्टी तो ऐसी हैं वो उस एक जाति विशेष से जुड़कर ही काम होने लग गया। राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में देखेंगे तो कई पार्टियां तो एक जाति वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करने लग गई हैं। यह एक शुभ संकेत नहीं है और एक लोकतंत्र के लिए खतरा हो ना हो, पर लोकतंत्र का अवमूल्यन जरूर हो रहा है इस बात को लेकर के। तो हमें इस बात को ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से जाति, आज मेट्रो में जाति नहीं चलती है। आज देखो, आने वाले जो पिछले कुछ एक वर्षों से जब से मेट्रो वाला कल्चर शुरू हो गया, बच्चे पढ़ करके बाहर जाने लग गए, छोटे लोग गांव वाले शहर में आ गए, छोटे शहर में कस्बे, कस्बे से शहर, और शहर वाले मेट्रो में जाके जब से नौकरी को रहने लग गए, तब से शादी और बाकी में देखा होगा आपने, जाति लगभग गौण हो गई है। तो जब वो शादी जैसे रिश्तों में, इतनी महत्वपूर्ण चीज़ों में जब जाति गौण हो गई है, मित्रों में जब मित्रता में कई जाति गौण हो गई है, तो चुनाव में अब जाति का क्या रोल है? पर हमने ये देखा है कि कुछ एक वर्षों के अंदर जाति का रोल चुनाव के अंदर
और टिकट वितरण के अंदर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। अभी आपने शायद ध्यान होगा, कल या परसों की बात है, जब एक टेबुलेटेड फॉर्म शायद बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, न्यूज़ में भी आया, जिसमें दोनों प्रमुख पार्टियों द्वारा जातिगत आधार पर टिकट वितरण को प्रमुखता से दिखाया गया कि इस जाति को इस पार्टी ने इतने टिकट दिए, इस जाति को इस पार्टी ने इतने टिकट दिए। क्या ये अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र के लिए ये घातक है। और एक जो चिंता का विषय है वो ये है कि ये लोकतंत्र के नाम पर जो टिकट बांटी जाती है, और जो पार्टियों ने अपना नैतिक आईना सेटअप कर लिया है कि इस आईने के अंदर हमें हिंदू दिखेगा, इसमें हमें मुसलमान दिखेगा, और इसमें हमें कौन कौन सी जातियां दिखेंगी। कई लोग, कई जातियां, और कई तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन पिछले दिनों मसूदा से एक बंदे का टिकट काटा गया, उसको टिकट क्यों मिला, मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था, किस आधार पर मिला, ये एक नया प्रश्न है। लेकिन उसका काटा लास्ट मोमेंट पर काटा इसलिए गया कि मालूम चला कि साहब वो तो मुसलमान है। नहीं, मैं टोक दूँ, वो इसलिए नहीं काटा गया कि वो मुसलमान है, उसका इसलिए काटा गया कि उसने तथ्य छुपाए और गलत जानकारी दी। गलत जानकारी के अगर वो सत्य जानकारी भी दे देते और ये बता देते कि उनका नाम ये है और वो इस समुदाय से हैं, जाति, तो टिकट नहीं मिलता, ये तय बात थी। बात तो तय यही है कि हम आपस में इस तरीके की कर रहे हैं, समाज के अंदर विघटन हो रहा है। चिंता का विषय ये है। अभी आप ये देखिएगा कि यहाँ अघोषित एक आरक्षण है, ये एक जातिवाद का नमूना है। रावत जाति का पुष्कर से ही लड़ा जाएगा। पुष्कर से अगर देना तो टिकट रावत को ही देंगे, ब्यावर से देना तो रावत को ही देंगे, दूसरी वर्ग विशेष हो ही नहीं सकता। यहाँ एक अनीता बघेल को देना तो आरक्षित है सीट, दूसरा अनारक्षित है, लेकिन उस पर अन्य समुदाय के लोगों को आने नहीं जाता। सिंधी है तो सिंधी होगा। अब पिछले दिनों फिर एक सिंधी हुआ, वो कोई बात नहीं, एक वो भी जाति का हमारा एक समाज का हिस्सा है। परेशानी क्या होती है जब समाज को यहाँ पर भी संतुष्ट नहीं होते, टिकट लेने में भी संतुष्ट नहीं होते, फिर वो ये करते हैं कि मतदाताओं पर आक्रमण किया जाए, हमला किया जाए। अभी पिछले दिनों में सिंधी समाज की एक वो उदाहरण देता हूँ कि एक सर्व सिंधी समाज ने देवनानी जी के विरोध के अंदर एक सभा की। निश्चित रूप से वो सभा समाज को विखंडित करने वाली थी, विखंडित करने वाली थी और नहीं होनी चाहिए थी। चलिए, उन्होंने की। उसके बाद में फिर देवनानी जी आए, उसी समाज के 20 लोगों को लेकर, 15 लोगों को लेकर, जिसके अंदर और राजनीतिक लोग भी बैठ गए, और उन्होंने जो वहाँ से जो बोलना चालू किया, ऐसा लग रहा है कि सिंधी के कपड़े उतार रहा है। ऐसा और दूसरी जातियों में भी हो रहा है। अब अभी ब्राह्मणों के लिए बैठा दिया गया। ब्राह्मण, अभी कनक सागर के अंदर एक होटल हुई, होटल के अंदर एक बैठक हुई ब्राह्मणों की। अब उस ब्राह्मणों की बैठक के अंदर ब्राह्मण नाम की कोई चीज़ थी या नहीं थी, ब्राह्मण नेता थे या नहीं थे, ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन 4 ब्राह्मण को बैठाकर 10 जो और दूसरी जाति के लोग हैं, जो किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देना चाहते हैं, टिकटार्थी को लाभ देना चाहते हैं, वो हुई वहाँ पर सभा। दूसरे दिन उन्होंने वो कर दिया। ये क्या हो रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं? ये कौन सा प्रजातंत्र है? ये कौन सा लोकतंत्र है कि हम जाति के जहर को हमारे दिलों के जहर बना रहे हैं? ये वोटों का जहर नहीं है, ये हमारे दिलों का जहर है जो दिल के अंदर बांटा जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जब कोरोना हुआ, जब कौन किसका था ये सामने आया। क्या सिर्फ जाति के आधार पर समर्थन या विरोध हुआ? क्या सिर्फ सहयोग जो हुआ मानवता के नाते हुआ या जाति के आधार पर हुआ? मैं ये भी कहना चाहता हूं, जब कोई एक्सीडेंट होता है और कोई एडमिट होता है तो खून क्या जाति के आधार पर दिया जाता है? उस दिन जाति नहीं देखी जाती। मैं बहुत आराम से सिंधी समाज का नमन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि एक नवाचार था, एक हिम्मत जुटाई थी पूज्य सिंधी समाज ने, जिन्होंने सिंधी समाज के ही प्रत्याशी का इस आधार पर विरोध किया कि सिर्फ सिंधी होने के कारण उनको मत नहीं दिया जाएगा, उनके किए गए कार्य के आधार पर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात थी। पहली बार एक कोशिश हुई समाज में जाति को तोड़ने की, धर्म को तोड़ने की, इस आधार पर कि सिर्फ धर्म होने के कारण किसी को वोट दिया जाए, लेकिन उसे दबाने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कही, जिसमें ये आपने कहा कि गुर्जर एक तरफ इकट्ठे हो गए, रावत पुष्कर में इकट्ठे हो गए, नसीराबाद में गुर्जर एक साइड और जाट एक साइड हो गए। मेरा कहना इतना है, अगर आप एक तथ्यान्वेषण करेंगे तो ये पाएंगे कि जाट की ज़्यादातर दुश्मनी जाट से है। एक आदमी की मैक्सिमम परेशानियां या विघटन जो है वो परिवार में है, परिवार उसी की जाति का है, फिर उसके गांव में है, मैक्सिमम लोग उसकी जाति के हैं, उसकी दोस्ती दुश्मनी अपनी जाति में है, और जब उसका वक्त सही होता है तो उसके दोस्त हर समाज में हैं, हर जाति में हैं, और जब वक्त खराब आता है
तो उसके वो दोस्त अक्सर उसका साथ देते हैं जो उसकी जाति के ना भी हों। शायद उस समय जाति महत्वपूर्ण नहीं है। तो जब हम देखते हैं विकास के कार्यों की बात है, जब मेरे अजमेर की बात है और जब मेरे अजमेर के विकास की बात है, तो सिर्फ इस आधार पर योग्यता कैसे तय करें कि आप उस जाति के हैं अथवा नहीं। क्यों ना हम इस आधार पर तय करें कि आपका विजन क्या है, आपका योगदान क्या है समाज में। क्या आपके पास ऐसा कोई विजन है कि मेरे अजमेर का पानी मेरे अजमेर को पर्याप्त मात्रा में मिलेगा? क्या आपके पास ऐसा कोई विजन है कि हमारे यहाँ विद्युत की जो समस्या ओवर बिलिंग की आ रही है अथवा लगातार कट ऑफ पावर कट की आ रही है, इससे निजात हम पाएंगे? क्या हम अजमेर की सड़कों को दुरुस्त कर पाएंगे? इसको लेकर कोई मेरा विजन है? एक आदमी ने 3 बार परीक्षा दे ली, 4 बार दे ली जी, और अब तक अजमेर के उद्देश्यों की पूर्ति करने में जनता आम तौर पर यह समझ रही है कि हम वो सफल नहीं हुए। तो क्या आवश्यक है कि 5वीं बार भी उन्हीं को दिया जाए? लेकिन ये उनकी पार्टी का निर्णय है, लेकिन बगावत भी तो उन्हीं की पार्टी में ज्यादा है जी। इसका मतलब जन चेतना जागृत हो रही है, और जब जन चेतना जागृत होती है बहुत अच्छा चिन्ह है समाज में बदलाव का, कम से कम जातियों के विघटन का। और आज नहीं तो कल हम फिर पछताएंगे अगर हमने सिर्फ अपनी जाति को देख करके किसी उम्मीदवार को वोट दिया। हम योग्यता को देख कर दें, क्योंकि आपको अपने क्षेत्र का विकास चाहिए, आपको अपने क्षेत्र में उचित शिक्षा चाहिए, उचित चिकित्सा चाहिए, उचित बिजली पानी की व्यवस्था चाहिए। और अगर सिर्फ जाति के आधार पर देखते हैं तो फिर आप अगले 5 साल रीते हाथ पसारे घूमते रहिएगा अगले 5 साल के इंतजार में। डॉक्टर दीपक भाकर, आप मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हैं, आप डॉक्टर हैं, बाकायदा आपने एमबीबीएस किया है। और आप कोरोना काल के अंदर जब आपके पास लोग आ रहे थे मरीज, उस समय आप क्या उनको दवाइयाँ जब लिखते थे तो क्या सोच कर लिखते थे कि ये मरीज है या ये हिंदू मरीज है, मुसलमान मरीज है, जाट मरीज है, राजपूत मरीज है? मरीज जब आपके सामने आता था या मरीज जब आपसे दवा लेने के लिए आता था तो मुसलमान इस डर से तो नहीं कहीं बाहर खड़ा हो जाता था, यार ये तो मुसलमान नहीं है, मुसलमान क्या मुसलमान डॉक्टर के पास जाता था, हिंदू के पास नहीं आता। तो आप इसके अनुभव को बताइएगा और साझा करें कि आप किस तरीके से जब खतरे में इंसानियत पड़ती है तो हम जातिवाद को भूल जाते हैं। हमें प्यास लग रही है, हमें पानी देने वाला कौन है, हम रेगिस्तान में फंसे हुए हैं, अगर मैं हिंदू हूँ और एक कट्टर मुसलमान सामने खड़ा हुआ है, अगर उसको प्यास लग रही, पानी पिलाने के लिए मांग लेंगे, हम ये नहीं पूछेंगे मुसलमान। आप क्या सोचते हैं इस विचार का? बिल्कुल आपने सही बात कही है। देखिए, कोरोना तो एक बात थी, उसके पहले या उसके बाद में और आज भी मुझे नहीं लगता कि अपने यहाँ के जो संभाग के सबसे बड़े अस्पताल या में लें या किसी सब सेंटर के अस्पताल को लो, कहीं पे भी कोई किसी की जाति, धर्म या समाज के आधार पर इलाज किया जाता है। न तो पहले कभी हुआ है, न अभी हो रहा है, न कभी होगा। डॉक्टर्स के लिए ये रहता है, उनके लिए रहता है सामने वाले व्यक्ति की किस तरह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूं या इलाज कर सकूं। इसीलिए जब ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग होती है तो उसके अंदर एबीओ क्रॉस मैचिंग ग्रुपिंग होती है। कोई रावत, जाट और ब्लड ग्रुपिंग ये वाली क्रॉस मैचिंग नहीं होती है। जब ब्लड बैंक से आप ब्लड लेते हैं तो उसके अंदर एबीओ टाइपिंग होती है, एबीओ ग्रुपिंग होती है। कोई ये नहीं होती कि आपको रावत को है तो उसको रावत का ही खून चढ़ेगा। जब जिंदगी बचाने की बात आती है, जब सांसों से खेलने की बात आती है, तो उस समय खून जो दिया जाता है वो हो सकता है किसी जाट को चढ़ा हो खून, वो किसी राजपूत ने दिया हो या राजपूत को किसी रावत ने दिया हो या रावत को किसी और जाति ने दिया। तो आपने बिल्कुल सही बात की है। जब इस बात के अंदर जब जाति नहीं आती है तो बाकी जगह क्यों आती है? तो मैंने खुद ने पूरे कोरोना काल में मैंने ये काम किया, मैंने अपने सामने लोगों को मरते हुए देखा और मेरे सामने तो सभी धर्म जाति समाज के लोग आते थे। मैंने एक हेल्पलाइन शुरू की, उसके अंदर मुझे लगता है मैंने हज़ारों लोगों से बातचीत की, उनको ऑनलाइन भी जब हमने एडवाइस दी तो कभी भी ऐसी बात, मुझे तो लगता है इसकी सोचना भी पाप है इससे की बात करना कि अगर कोई जाति धर्म विशेष का व्यक्ति आएगा तो हमसे उसका इलाज करेंगे। ये महापाप की श्रेणी में आता है, इससे की बात करना भी पाप है। मुझे लगता है ऐसी सोच भी बड़ी बहुत जहरीली सोच है, ऐसी तो बात होनी ही नहीं चाहिए। ये जहरीली सोच है डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपकी बात से सहमत हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं डॉक्टर साहब एक बात पूछना चाहता हूँ, और वो ये पूछना चाहता हूँ, इतना अच्छा, इतने उच्च विचारों वाला एक डॉक्टर जब भाजपाई चोला ओढ़ता है तब वो जातियों में क्यों बांटने लगता है अपने उम्मीदवारों को? कब क्यों चुनने लगता है वो अपने मतदाताओं को कि ये किस जाति के कितने और किस जाति के कितने? इसका मतलब कहीं राजनीति तो जाति को बढ़ावा नहीं देती। आपकी क्या राय है?
देखिए बिल्कुल आपने जो बताया, मैंने अभी चूंकि मैं इस समय बड़े एक निष्पक्ष तरीके से बात करना चाहूंगा तो ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि मैं नुमाइंदगी इस समय किसी पार्टी की नहीं कर रहा, क्योंकि जो बात इंसानियत की हम बात करें इंसानियत की, हम बात करें लोकतांत्रिक मूल्यों की और एक स्वच्छ लोकतांत्रिक मूल्यों के निर्वाह की, बहुत अच्छी कि कैसे हम इस देश को आगे बढ़ा सकें और जिंदा रख सकें। और मैंने शायद बात शुरुआत ही उससे की थी कि जब आजकल हम मित्रता में नहीं, आपने उस बात को आगे बढ़ाया, जब रिश्तेदारी में नहीं, जब शादी ब्याह में जब हम चीज़ों को छोड़ चुके हैं, तो क्यों ना आइए आज के आने वाले समय में अगर हम इस देश को आगे बढ़ाना है और एक स्वस्थ लोकतंत्र परंपराओं को आगे बढ़ाना है, तो क्यों ना हम जातिवाद को छोड़ करके, और जैसा कि आपने कहा, मेरा शहर मेरा अजमेर आगे बढ़े, सुंदर बने, स्वच्छ बने, शिक्षित हों सब लोग बाग, और जिस तरह से बाकी जगह हमारे यहाँ जो अजमेर एक टाइम में आप भी जानते होंगे, जब आप उस समय बहुत सदियों पहले की बात है, कुछ वर्षों पहले की बात है, शिक्षा का केंद्र होता था अजमेर। अजमेर अगर राजस्थान की हृदय स्थली है भौगोलिक दृष्टि से, तो शिक्षा की दृष्टि से भी अजमेर उस समय नंबर 1 स्थान था। क्या कारण है हम पिछड़ गए? क्या कारण है कि बाकी शहर हमसे आगे बढ़ गए? जोधपुर आगे चला गया, उदयपुर आगे चला गया, कोटा आगे चला गया, भीलवाड़ा आगे चला गया, बीकानेर आगे चला गया, हम पिछड़ते चले गए। जयपुर था, उसके बाद अजमेर का नाम आता था। आज राजस्थान में अजमेर इतना पिछड़ा क्यों गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, हमें उस कमी को दूर करना है। और हमें बहुत उम्मीद है आने वाले समय में जब अजमेर के सारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो आएगी, जो हमको दिख रही है आने वाले समय में, वो अजमेर को आगे लेके जाएगी। हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, एक विजन होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए। मैंने आपको बाकी शहरों के नाम गिनाए, राजस्थान के हैं, कोई अमेरिका की शहर तो गिनाए नहीं आपको। वो कहाँ से कहाँ चले गए? हम क्या थे, हम क्या हैं, हम क्या होंगे आने वाले समय में, हमें इस पे बैठ के विचार करना चाहिए। ये डॉक्टर साहब, ये आपका जो आपका है वक्तव्य है, वो राजनीतिक इच्छा शक्ति से जुड़ा हुआ है कि कहाँ का राजनीतिक शक्ति, जो राजनेता है उनकी विल पावर कितनी है, वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है या नहीं है, वो किस तरीके से सोचते हैं, ये है। लेकिन जातिवाद का जड़ तो वहाँ भी है। भीलवाड़ा में भी अगर टिकट बांटा जाएगा, जयपुर में भी अगर टिकट बांटा जाएगा, तो वही कोई ब्राह्मण चेहरा होगा। यहाँ 60,000 वोट ब्राह्मणों के हैं, इसलिए ब्राह्मण। ये अब हुआ है, ये पिछले 20-25 साल में हुआ है, वरना पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पुष्कर से मल्होत्रा जीत जाते थे, मिश्रा जी, प्रभा मिश्रा जीत जाती थी, है यहाँ से अजमेर से कौल साहब जीते थे, आचार्य भगवान देव जीते, ऐसे लोग जीते। तो मतलब ये सारी चीजें, ये अब जाने, और अब तो और भी ज्यादा होने लग गया। जब ये कहने लग गए कि जाति गणना होगी, तो जाति गणना होगी तो इससे ये मालूम चल जाएगा कि फलानी जाति फलानी जगह है, वहाँ वही हो रहा। जब विकास का सवाल होता है तो हम ये कहते हैं कि यार इन्होंने, अब मैं एक अजमेर का उदाहरण लेता हूँ, देवनानी जी है, सिंधी नेता हैं, बहुत अच्छी बात है, सिंधियों का विकास करना चाहिए था। अगर वो सिंधी ही नेता होते, क्यों वो ये कहते हैं कि मैं सारी जातियों का नेता हूँ? क्यों वो कहते हैं कि सारे, मैं वोट तो उनको सबके चाहिए, लेकिन जब सिंधी का वोट उनको आता हुआ दिखता है और उनको बढ़ता हुआ दिखता है कि सिंधी वोट बढ़ जाएगा, वैश्य वोट बढ़ जाएगा, तो वो उसको पाने के लिए वैश्य का कार्ड, वैश्य को लेकर आएंगे, वैश्य नेताओं को लाएंगे अपने पास। बैठाया ना उन्होंने, अभी ब्राह्मण को बैठा लिया, कभी वो राजपूत को बैठा लेंगे, कभी किसी को बैठा। तो आप जातिवाद का उनको योग्य करने के, अपनी झोली में डालने के लिए उनका यूज कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ अपने पड़ोस में किसी राजपूत को बैठालने या किसी दूसरी साइड में किसी ब्राह्मण को बैठालना बड़ी बात नहीं है। ये अवसरवादिता की कैटेगरी में आता है। आपके व्यवहार से आप जातिगत भावनाओं से ऊपर दिखते हैं, तो आप राजनेता हम सबके हैं, कोई भी राजनेता है, हम बात सभी की कर रहे हैं। राजनेता अपने समूहों में 36 कौम की बातें तब करते हैं जब उन्हें वोट की आवश्यकता होती है, अथवा वो सिर्फ अपनी जाति, अपने समुदाय की बात करते हैं। कहीं हम समुदाय में बांट देते हैं, कहीं हम जातियों में बांट रहे हैं, कहीं पार्टियों में बढ़ गए। बिल्कुल बुरी तरीके से हम बांट रहे हैं एक दूसरे को, और ये बिल्कुल नहीं सोच रहे वो जो वोट देगा वो हमसे कुछ उम्मीदें रखता है, उसका क्या होगा। हमें बात करनी है तो इस विषय पर बहस करें कि हम जनता को अपने क्षेत्र में क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा, अजमेर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे था। अजमेर शिक्षा के क्षेत्र में कल भी आगे था, आज भी आगे हो सकता है, लेकिन है क्यों नहीं? राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण हमने अजमेर की ज्यादातर संभावनाओं को धूमिल करके रख दिया है। अजमेर शिक्षा का क्षेत्र हो, अजमेर चिकित्सा का क्षेत्र हो, अजमेर व्यवस्था का क्षेत्र हो, अजमेर तो एक उदाहरण हो सकता है पूरे राजस्थान का, क्योंकि अजमेर नौकरी पेशा लोगों का शहर है। अजमेर ऐसे लोगों का शहर है
जो दिन रात काम करते हैं और काम के बदले में अनाज खाते हैं, उन्हें अन्न मिलता है। मूल बात यह है, जब ऐसे कर्मठ लोगों का शहर है जहां लोग अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर के अत्यधिक चिंतित हैं, हर आदमी अपनी हैसियत से ज्यादा अच्छी शिक्षा अपने बच्चे को दिलाना चाहता है, ऐसी स्थिति के बावजूद भी अजमेर पिछड़ रहा क्यों है? सिर्फ इन राजनीतिक नेतृत्व की इच्छा शक्ति की कमी के कारण। अगर यह सही हो, दुर्भाग्य है अजमेर का, जब शुरू से ही या तो हमारे यहां पर पैराशूट वाले नेता आए हैं या हमारे जो यहां के नेता हुए हैं उनमें इच्छा शक्ति का अभाव रहा है। क्यों नहीं हम पानी की व्यवस्था को सही कर सकते? क्यों नहीं हम बिजली और शिक्षा की व्यवस्था को सही कर सकते? क्यों नहीं हम सड़क यातायात और चिकित्सा की व्यवस्था को सही कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। सारा अजमेर साथ है। जिस दिन आना सागर सूखा था उसकी खुदाई में सिर्फ अजमेर कलेक्टर ने उस दौरान भाग नहीं लिया था, आम जन अपने अपने काम छोड़कर वहां आए थे और उस कार सेवा में सबने योगदान दिया था। डॉक्टर साहब, आप कैसा राजनेता चाहते हैं? बहुत अच्छा बताया तोमर साहब ने, बताया कि हमें कैसे राजनेता की जरूरत है इस अजमेर शहर के लिए। अब आपसे ये आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, उसके बाद में मैं समअप करूंगा बात को कि अजमेर को वास्तव में, सच में, अब भारतीय जनता पार्टी का ही हो, चाहे वो कांग्रेस का ही हो, चाहे वो आप पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, नेता कैसा हो? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आप। देखिए, मैं पॉलिटिकल पार्टी से इतर रह करके अपनी बात रखना चाहूँगा आपके सामने। और अजमेर के संदर्भ में जब तक बात आती है तो मेरा तो आप सब लोगों से यही आग्रह रहेगा कि आइए हम सब मिलकर के एक नए अजमेर के नवनिर्माण का संकल्प लें और आगे बढ़ें। हम ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करें जो हमें लगता है कि वो विजनरी हो, उसकी सोच हो, मानसिकता हो, उसमें वो ताप हो कि वो जमीन पर रख करके अपना काम करना चाहे। कि बीसलपुर परियोजना का पानी जो अजमेर को आना था वो जयपुर जाता है। और अब मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जयपुर में कई कॉलोनियों में दिन में 4 बार पानी आता है और घंटों तक पानी आता है और वो वेस्ट जाता है। तो कहीं ऐसा हो कि जिस परियोजना का निर्माण ही अजमेर को लेकर के हुआ, उस तो अजमेर के साथ जो अन्याय हुआ है वो ठीक हो। इस मामले में कई जो हैं पार्टी समय लोग बाग हैं, कई कैंडिडेट्स हैं, वो इस मामले में बात कह रहे हैं और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में इस बात में होगा। तो आज भी हम डीएसपी, अभी तक बात हुई बिजली, सड़क, पानी, आज पिछले 1 हफ्ता या 10 दिन से आप देखते हैं हम बीएसपी के आगे सोच ही रहे, बिजली, सड़क, पानी। जैसा कि अभी तोमर साहब ने बताया, विजनरी बनना पड़ेगा तो हम उसके आगे की बात करनी पड़ेगी, रोजगार सृजन की बात करनी पड़ेगी, शिक्षा की बात करनी पड़ेगी, मेडिकल टूरिज्म आने वाले समय में बहुत अच्छी चीज हो सकती है, उसको पिकअप करना पड़ेगा, उसके अंदर हम उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो विजनरी हो, सबको साथ लेके चल सके, अजमेर के विकास की बात कर सके, एक अजमेर के नवनिर्माण की बात कर सके, एक नए अजमेर के निर्माण की बात कर सके, उस व्यक्ति को हमें आगे लाना होगा, उसको हमें बागडोर देनी पड़ेगी ताकि हमें लगे कि हम और हमारी आने वाली संतानों पीढ़ियों को अजमेर के अंदर एक सुखद भविष्य दिखे और वो रखे। ऐसा नहीं हो कि अजमेर टायर्ड और रिटायर्ड लोगों का शहर बन के रह जाए, कि यहाँ के लोगों का पलायन होने लग जाए। 15, 16, 17, 18 साल का बच्चा जब पलायन करके बाहर जाता है वो वापस ही नहीं आता। उसके माँ जो अमेरिका नहीं जाएगा तो कम से कम वो इंडिया में ऐसी जगह चल जाएगा देश में जहाँ वो वापस अजमेर आना ही नहीं चाहता। मैं स्वयं ऐसे कई परिवारों को जानता हूँ जहाँ बच्चे उनके वापस अजमेर आना नहीं चाहते, वो मान के चलते हैं तो अजमेर एक कस्बा या एक उस गाँव से रिलेट करके बात करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आइए हम सब मिलकर के एक नए अजमेर का निर्माण करें जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, मेडिकल टूरिज्म, ये मैंने आपको 2-3 चीज़ बताई है। पर मुझे लगता है अगर इंडस्ट्रियल की भी बात हो तो नए फैक्ट्रियाँ लेकर, और इस देश के अंदर इस अजमेर ऐसा शहर है, अपार संभावना का क्षेत्र है, अपार संभावना का शहर है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत उम्मीद है मुझे आने वाले कुछ समय में हो सकता है आपको और नेतृत्व मिले, नए नेतृत्व भी आए, नए नेतृत्व आए जो अजमेर को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाए। आप कुछ कहना? मैं तो सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूँ, क्यों नहीं प्रयोग धर्मी बने अजमेर के लोग और ये तय करें कि एक विधायक जो वादे करता है वो अगर पूरे करता है तभी दूसरी बार उसे चुनने की बात सोचेंगे, फिर भी सोचेंगे। अगर वो अपने किए हुए वादों पर पूरा नहीं उतरता, किसी भी सूरत में उसे रिपीट नहीं होने देंगे। तो यकीन मानिए हर 5 साल में हर विधायक अपना महत्तम देने का प्रयास करेगा और इससे निश्चित रूप से अजमेर का भला होगा। तो दोस्तों, आपने सुना हमारे विद्वान पैनलिस्ट जो हैं सुधीर तोमर साहब, दीपक बाकर साहब, उन्होंने आपको किस तरीके से बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से ये बताया कि इस बार चुनाव में पहली बात तो यह है कि मतदान करें,
टूट कर मतदान करें, जितना आप मतदान कर सकते करें। दूसरा, जातिवाद के जहर को दूर रखें, दिलों में जातिवाद ना आने दें और जातिवाद से ऊपर उठकर राजनेता का चयन करें। ऐसे राजनेता का चयन जो तोमर साहब ने बताया, जो बाकर साहब ने बताया, जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो इस शहर के विकास में चार चांद लगा सके। ये धोखेबाज जितने भी हैं, चाहे वो अजमेर में हो, चाहे वो ब्यावर में हो, चाहे वो केकड़ी में हो, चाहे वो किशनगढ़ में हो, चाहे वो पुष्कर में हो, चाहे वो किसी भी शहर में हो, राजस्थान के किसी भी हिस्से में हो, देश के किसी भी हिस्से में हो, ऐसे राजनेताओं से बचें जो सपनों के सौदागर हैं और जो आपके सपनों को गिरवी रखते हैं और वोटों में तब्दील कर देते हैं। इस बार मुझे ये यकीन है कि आपका मतदान सही हाथों में जाएगा, जातिवाद से आप दूर रहेंगे। कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, दिल खोल के उस नेता को चुनो जो नेता आपके सपनों को सुरक्षित रख सके। धन्यवाद, आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत आभार धन्यवाद और धन्यवाद।